प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री के बोलते ही विपक्ष के नेताओं ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। तानाशाही नहीं चलेगी और एलओपी को बोलने दो जैसे नारे लगाए गए। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का जवाब सुनने के बदले सदन से वॉकआउट कर गए। लेकिन क्यों? पिछले हफ्ते भर से जवाब ही तो चाहिए था, सीधे प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए था। जब प्रधानमंत्री आ गए, जवाब देने लगे तो भाग गए, मतलब एक्सपोज हो गए। क्या आपका मकसद जवाब सुनना नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना था? दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन संघ और अमेरिका से ट्रेड डील का जिक्र कर कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और नए वर्ल्ड का झुकाव भारत की तरफ है। उन्होंने मिलिट्री को फ्री हैंड देने वाली बात को साबित करने वाले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पर निर्णायक कार्रवाई का जिक्र भी किया। उन्होंने अपने 11 साल के शासन में देश के लिए किए गए सारे काम गिनाए और विरोधियों पर राजनीतिक सवाल भी उठाए। इस दौरान उन्होंने नव भारत के ऑपरेशन शीश महल का भी जिक्र किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने देने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान बताया। लोकसभा में पेपर एपिसोड को प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट का अपमान बताया। राहुल गांधी का मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने को उन्होंने सिखों का अपमान बताया। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की उस मंशा को उजागर किया जिसमें वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहते रहते हैं। इससे पहले कल जो लोकसभा में हुआ उसकी पूरी सच्चाई आज स्पीकर ओम बिरला ने सदन के पटल पर रखी और कल प्रधानमंत्री के नहीं बोलने की वजह बताई। आज ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को लोकसभा में नहीं बोलने देने का मुद्दा उठाया, जिस पर जेपी नड्डा के अबोध बालक कहने पर हंगामा हुआ। कुल मिलाकर पीएम के जवाब के दौरान वॉकआउट करने वाला विपक्ष मोदी के जवाब को इलेक्शन रैली वाला संबोधन बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी से जवाब मांगने वाला विपक्ष जवाब सुने बिना वॉकआउट कर क्यों भागा? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने देने पर प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर सवाल उठाए। गद्दार से लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसी बात पर उन्होंने सीधा अटैक किया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है? कल फिर दोबारा किया उन्होंने और उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा था, उसको भी अपमानित किया। इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और ये गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे जी।
ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। प्रधानमंत्री की स्पीच के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और फिर संसद के बाहर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री के भाषण पर विरोधियों ने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने ठान लिया है दोनों अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं देना, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और राज्यसभा में आए, यहाँ भी हमने गुजारिश की कि आप हमारे एलओपी को बोलने का मौका दीजिए, वो कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं। आपने नहीं बोलने का मौका दिया, मजबूरन हमारे पास वॉकआउट करने के अलावा क्या चारा है। कल जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में स्पीच नहीं दे पाए, आज उसकी डिटेल स्पीकर ने सदन के सामने रखी। ओम बिरला जी ने आज सदन में क्या बताया, उसे भी सुनिए। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है, ये कोई उचित नहीं था। लोकसभा में कल की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। पूरे देश ने देखा कि विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी का किस तरह से घेराव किया था। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान के बाद कांग्रेस आरोपों को गलत बताने में जुटी है। प्रियंका गांधी क्या आरोप लगा रही हैं, सुनिए। It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? राज्यसभा में खड़गे ने राहुल गांधी को लोकसभा में नहीं बोलने देने का आरोप लगाकर यह मुद्दा भी उठाया। तो जेपी नड्डा ने अबोध बालक वाली बात पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार हुआ, सुनिए। आवश्यकता है प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का मजाक करते हैं। और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है। राहुल गांधी तो अबोध बालक की तरह है। लीडर ऑफ द हाउस राहुल गांधी को भटकने से आप क्यों नहीं समझाते हैं? वहां वो रूल नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से मर्जी से चलाना चाहते हैं। अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहे और पार्टी को बंधक न बनने दे। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, मोदी तेरी कब्र खुदेगी से लेकर गद्दार तक प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। विपक्ष की अगली रणनीति क्या? सवाल नंबर 2, पहले पीएम के भाषण के दौरान नारेबाजी और फिर सदन से वॉकआउट।
क्या मोदी के जवाब से डर गए विरोधी? सवाल नंबर 3, लोकसभा में क्या सचमुच प्रधानमंत्री पर सुनियोजित अटैक का प्लान था? अगर हां, तो कौन स्क्रिप्ट राइटर? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी जी। हमारे साथ आज आनंद रंगनाथन, राजनीतिक विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, लेखक भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं नीलाद्री भट्टाचार्य, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर है। अब्बास हैदर साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सोमनाथ भारती जी पूर्व मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली के रह चुके हैं। स्वागत है आपका चैनल पर। और तहसीन पूनावाला जी, आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करती हूँ। उम्मीद है वो बेहतर है। और पहला सवाल पूछूंगी, कल तक जवाब मांगने वाले आज जवाब के समय भाग क्यों गए? आज जनता ये सवाल पूछ रही। नाविका जी, सबसे पहले तो आपकी शुभकामनाएं के लिए मैं धन्यवाद हूँ। नाविका जी, कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बात की थी और आज माननीय सभापति महोदय ओम बिरला जी ने कहा कि उनके पास इनके पास ये तथ्य था कि कुछ महिला सांसद कांग्रेस की माननीय प्रधानमंत्री पे अटैक कर सकती थी, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पार्लियामेंट के अंदर जो इम्यूनिटी मिलती है माननीय सांसदों को, वो केवल बोलने की मिलती, फिजिकल वायलेंस की नहीं मिलती। तो अगर माननीय सभापति महोदय के पास कोई भी एविडेंस है कि किसी भी महिला सांसद हमारे प्रधानमंत्री पर अटैक करने वाली थी फिजिकली, उनका ये कर्तव्य बनता, दायित्व बनता कि उनका नाम दे, सूत्रों के हवाले से नहीं, खुद नाम दे और उन पर कार्रवाई करे। जब तक वो नहीं करेंगे, ये ऐसा लगेगा कि वे बीजेपी के कार्यकर्ता है, ना कि पार्लियामेंट और लोकसभा के वे स्पीकर है। दूसरी चीज, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, लेकिन ट्रेड डील और अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में देश जानना चाहता है, गलवान का जो मुद्दा था जिनके बारे में विपक्ष के नेता ने बात उठाई, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ अब तक हमें पीयूष गोयल जी से यह जवाब मिला है ट्रेड डील पर कि राहुल गांधी जी को मिर्ची लगी, ममता बनर्जी कुछ चुनाव हारेगी और इंडिया अलायंस देश के खिलाफ है। हम स्पेसिफिक जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री पे कौन अटैक करना चाहता है, नाम के साथ, और उन पर एक्शन होना चाहिए। तहसीन पूनावाला जी, पीयूष जी ये भी कह चुके हैं कि अगले साल ट्रेड डील पर हस्ताक्षर और जॉइंट स्टेटमेंट आएगा। शायद आपने सुना नहीं होगा, आपको भी पता है कि अंतरराष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उनमें फाइन प्रिंट होता है। मैं जानती हूं कि आप इन सब बातों से वाकिफ है क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में आपकी रुचि रहती है, लेकिन जानकर अनजान बनने का अगर आपका खुद का डिसीजन है तो इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन शिवम त्यागी जी, तहसीन पूनावाला जी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब आपकी तरफ से। नाविका जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि खासतौर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटैक का विषय है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल सामने इस देश ने देखा। आप मुझे एक चीज बताइए, जब खास तौर पर प्रधानमंत्री जी वहां पर आने वाले थे, एड्रेस करने वाले थे, तो किस तरह की स्थितियां बन गई थी इस देश में? तमाम जगहों पर हमने भी पार्लियामेंट में खूब मुद्दे उठाए हैं, खूब जो है पार्लियामेंट में हंगामा हुआ है, खूब इसके अलावा देश में जो है अलग अलग तरह के इश्यूज पर, अलग अलग बातों पर जो है काम हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम कभी इस तरह की स्थिति क्या पार्लियामेंट में बनी है? आप मुझे एक चीज बताइए, जब 2G को लेकर विषय चल रहा था और पार्लियामेंट को अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने के लिए चलने नहीं दिया गया था, तो क्या ऐसा हुआ था कि मनमोहन सिंह जी की चेयर की तरफ कोई उठकर चला गया हो? सुबह क्लियर कट कहा गया था माननीय स्पीकर महोदय की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति वहां पर तख्ती या फिर प्लाकार्ड लेकर आएगा नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस रास्ते से आते थे उस कॉरिडोर पर स्थगित होने के बाद पार्लियामेंट में वहां पर लाइन लगाकर सभी सांसद खड़े हुए थे। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जहां पर बैठते हैं उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था। क्या करना चाहते हैं भैया? तमाम आपकी लिस्ट है भाई, ए से लेकर जेड तक घोटाले थे आपकी सरकारों में, और आप ही की सरकारों में आरटीआई कर करके हमने उनको उजागर किया। लेकिन आदरणीय मनमोहन सिंह जी को लेकर कभी कोई ऐसा विषय नहीं हुआ, कभी भी पार्लियामेंट में इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं हुई। हमने विरोध किया, रोष जाहिर किया, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं बनी। अब जहां तक उनको बताने का विषय मैं मानता हूं, जाहिर है उस पर स्पीकर महोदय भी आगे जवाब देंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है, आपके जितने सवाल हैं तो उनका जवाब तो सुनकर जाया करो। ये क्या है हर बार, मतलब लोकतंत्र में आपको सिर्फ पुष्टि करने, हंगामा करने, नारा करने लगाने के लिए नहीं बुलाया जाता। आप पार्लियामेंट में हैं, आपको जवाब चाहिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच अगर आप सुन लेंगे तो राहुल गांधी को जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये जो उनको लगता है कि वो इस देश के राजा हैं, उनकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी भाई।
आप एक विधान लोकसभा राज्यसभा हर जगह पहले जवाब मांगते हैं। मणिपुर पर यही स्थिति हुई, पहले जवाब लगातार मांगते रहे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो वॉकआउट कर दिया। आज स्थिति यहीं पर हुई, लगातार जवाब मांगते रहे, लोकसभा की स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि वहां पर जवाब देने वाली स्थिति नहीं रही। फिर राज्यसभा में जब जवाब देने की बात आई तो फिर वॉकआउट करके, और वॉकआउट का बहाना क्या किया खड़गे जी ने, क्योंकि लोकसभा में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा। प्लीज, इस तरह की स्थिति लोकतंत्र में बेहतर नहीं है। मैं एक और चीज मानता हूं, बिल्कुल ठीक कहा आपने नविका जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि डील का जहां तक विषय है उस पर ज्वाइंट स्टेटमेंट आनी है, लेकिन ये जो चाहे प्रधानमंत्री जी के चेयर का घेराव करना हो, चाहे रवनीत बिट्टू जी को गद्दार कहने का विषय हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस देश में इस तरह की अनार्की की तरफ जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं जो वो बार बार सवाल इसी बात का है, सवाल इसी बात का है। और अब्बास हैदर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पार्लियामेंट का जो समय होता है वो डिबेट डिस्कशन के लिए होता है, सवाल जवाब के लिए होता है। तो सवाल पूछने चाहिए, आपका हक है, लेकिन सवाल पूछें तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि जवाब के समय वॉकआउट हो जाता है? और ये पहली बार की बात नहीं है, ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े होते हैं ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाता है। या तो सवाल मत पूछिए या फिर जवाब सुन लीजिए, और जवाब सुनेंगे और उसमें आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो, कोई आपके अपने सवाल हो, तो आप काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी देखने को ही नहीं मिलता। लगता यही है, वो कहावत है ना कि मैं हंगामा ही नहीं खड़ा करना चाहता, मैं चाहता हूं कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन यहां तो लगता है कि ऑब्जेक्टिव यही है कि हंगामा खड़ा करना है। तो भाई फिर तो वो लोग कहेंगे ना, हंगामा क्यों है बरपा, जब सुनना ही नहीं है तो क्यों डिबेट चाहिए, क्यों संसद चाहिए, क्यों टैक्स पेयर का पैसा इतना खर्चा होता है? करवा दीजिए संशोधन संविधान में और बंद करिए ये पार्लियामेंट के सेशन बार बार जो किए जाते। देखिए नाविका जी, जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन हमारे संसद को प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रजा सभा बनाने का काम किया है। देखिए, संसद जो है वो राजनीतिक भाषण, चुनावी बयानबाजी के लिए नहीं है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इंदिरा जी के किस्से सुना रहे हैं, कभी वो अपने किस्से सुना रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, जो लेकिन जिन विषयों पे देश की जनता बात करना चाहती है, जिन विषयों पे विपक्ष बात करना चाहता है, देखिए संसदीय लोकतंत्र में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के पास पहले से बहुमत होता है, तो कोई भी बिल वो पास करा सकते हैं। बिल अगर गिर जाए तो इसका मतलब सरकार गिर गई। तो आखिर सदन का औचित्य क्या है? सदन का औचित्य यह है कि विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बात जो जनता का पक्ष रखता है वो सरकार तक जाए। लेकिन जब आप देखिए लगातार सदन में विपक्ष के माइक बंद किए जाएंगे, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जाएगा, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, इनके माइक बंद किए जाएंगे। और आज देखिए, कल लोकसभा में प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी को फेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये कन्वेंशन तोड़ा है। ये जो संसदीय परंपरा है उनको तोड़ के वो लोकसभा में उन्होंने जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पर धन्यवाद नहीं किया। देखिए, और उसके बाद इन्होंने बहाना बना दिया सुरक्षा का। आप कैसी बात कर रहे हैं? आज क्या हमारे देश की संसद सुरक्षित नहीं है, ये कहना चाहते हैं मोदी जी? हाँ, मैं मानता हूं भाजपा की सरकार में हमारे देश की संसद पे हमला हुआ था, लेकिन आज संसद सुरक्षित नहीं है। फिर भाजपा की सरकार में अगर आप ये कहना चाहते हो तो बात दूसरी है। लेकिन आपने कहा निश्चित रूप से सदन में बात तो तब होगी जब सदन की कार्रवाई होगी। आप देखिए, जो 15वीं लोकसभा थी औसतन 70 दिन कार्रवाई चलती थी, 16वीं लोकसभा में वो घट के 60 दिन हुई, 17वीं लोकसभा में घट के 55 दिन हो गई। अभी देखिए, अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, मुझे लग रहा है उससे भी नीचे आंकड़ा जाने वाला है। इसी तरह जो बिल जाते थे कमेटीज में, जहां पे बाय पार्टीजन अप्रोच होता था, विपक्ष सत्ता पक्ष सब मिलकर तय करते थे, और एक स्टैंडिंग कमेटीज है, बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन बनती थी। आप देखिए, उनमें जो बिल जाते थे उनकी भी जो परसेंटेज है वो गिरता चला। औसतन आप देखिए 60% जो है बिल जो है 14वीं लोकसभा में गए हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज में, वो 70% हो गए 15वीं लोकसभा में। 16वीं लोकसभा में जब मोदी जी आए वो घट के हो गया 25%, 17वीं लोकसभा में घट के हो गया 16%, और अभी आप देखिए जब से ये सरकार में आए 18वीं लोकसभा में सिर्फ एक बिल किसी भी कमेटी को, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो चाहे जेपीसी हो, एक बिल रिफर हुआ है। तो आप देखिए, संसदीय परंपराओं की तो हत्या भाजपा करती चली आ रही है। लोकसभा में उपाध्यक्ष की जो उपसभापति है उसका पद लगातार खाली रखा। अब्बास हैदर जी, आपने देखा होगा, मैं वेट कर रही थी कि आप सोचेंगे कि ये रोक क्यों नहीं रही मुझे। मैंने
ठान के विपक्ष को ज्यादा समय दिया बोलने का, लेकिन आप देखिएगा अभी कुछ ही समय में कहने लग जाएंगे कि विपक्ष को यहाँ नेशनल टेलीविजन पे भी नहीं बोला जाता। मैं ये आज दर्शकों के सामने ये सबूत लेकर दिखाना चाहती थी कि मैंने कितना समय दिया है अब्बास हैदर साहब को बोलने के लिए, लेकिन हमेशा इल्जाम है वो दूसरी तरफ ही होगा। आनंद रंगनाथन जी, एक मिनट। आनंद रंगनाथन जी, सवाल कई हैं और सुरक्षा को मजाक बनाना मैं पूछना चाहती हूं कि कहां तक जायज है। सवाल ये नहीं है कि ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता था, इसका अंदेशा था। और स्पीकर, किसी देश में भी अगर प्रधानमंत्री के पास जाकर कुछ भी इस तरह की इंसिडेंट हो जाए तो सिर्फ इस देश में नहीं, जग हंसाई हो जाए कि भाई हमारे पार्लियामेंट में चल क्या रहा है। इस बात से नहीं सिर्फ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई सेंध है, इस बात से कि वहां के पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का रवैया क्या है, हमारे देश पर टिप्पणी होती। लेकिन ये चिंता विपक्ष की है ही नहीं। उनको तो बस बोलना है, कहना है और कह के भाग जाना है। और मैं पूछती हूं, और आज प्रधानमंत्री ने भी इसकी तरफ इशारा किया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाली सोच में क्या क्या नहीं हो सकता। आज आनंद रंगनाथन जी, मैं आपसे पूछती। नमस्कार नाविका जी, और आपके पैनलिस्ट फेलो मेरे पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपके व्यूअर्स का नमस्कार। देखिए, एक मैं आपका भी फॉल्ट इसमें करता हूं। आपने जो यहाँ पे अब्बास साहब हैं और हैं, इनको आप कह रही हैं कि मैं आपको ज़्यादा टाइम दे रही हूं ताकि आपको बुरा ना लगे, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी हो रही है। जितना ज़्यादा आप उनको टाइम दे रही उतना ज़्यादा वो झूठ बोल रहे हैं और मेरा अंदर का कीड़ा जाग गया है कि इनके झूठों को मैं एक्सपोज करूं, लेकिन मैं वो करूंगा तो मेरा टाइम चला जाएगा। अब मैं वैसे ही आपसे जो है, पाकिस्तान भी इतनी भीख नहीं मांगता जितना मैं आपसे टाइम के लिए भीख मांगता हूं। 30 सेकंड मुश्किल से देती हैं। तो मैं अब सीधे मुद्दे पे आना चाहूंगा। नंबर 1, पहले तो मैं, जैसे आपने कहा, मैं तहसीन आपकी माता जी की बहुत जल्दी क्विक रिकवरी की शुभकामनाएं आपको देता हूं और विश करता हूं वो बहुत जल्दी ठीक हो। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है तहसीन, क्या राहुल गांधी, सीधा सवाल है थ्रू नाविका जी, क्या राहुल गांधी ये जानते हैं कि सेम जनरल नरावने ने ये कहा है, कोट कर रहा हूं उन्हें, 1 भी इंच भारत का चाइना के पास नहीं गया? क्या राहुल गांधी ये जानते हैं, हाँ या ना? यस, व्हाट इज द पॉइंट? वो सरकार काउंटर करती ना, उसको सरकार काउंटर करती ना भाई। नहीं, एक सेकेंड, तो राहुल गांधी ये जानते हैं लेकिन फिर भी वो आंसर सरकार से पूछना चाहते हैं। ये समझ में नहीं आई बात, क्योंकि जनरल पर विश्वास नहीं है। अगर जनरल सही बोले, अगर जनरल का इंटरप्रिटेशन किसी मैगजीन में आए तब वो समझते। जवाब दे दूं जी तहसीन भाई, बहुत अनफेयर है। मैं 10 सेकंड में जवाब। मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा था सरकार का डिले रिएक्शन। वो मुद्दा था, उस पर स्टिक करें। बट आप प्लीज बोलिए, आपका समय मैं नहीं लेना चाहता हूं। थैंक यू। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये पिछले 3 दिन से, जब से इंडो यूएस डील की बात चल रही है, ये आ गया कि अब ये रशिया से तेल लेना क्यों बंद कर रहे हैं, सरकार की हिम्मत कैसे हुई है मानने की, सरेंडर है। ये लोग 6 महीने पहले क्या कह रहे थे, बताऊं मैं इनको नाविका? ये कह रहे थे कि ये सरकार बिक चुकी है, सिर्फ इलीट्स के लिए रशिया का तेल खरीद रहे हैं, सिर्फ उनको फायदा हो रहा है। ये राहुल गांधी जैसे लोग इग्नोर कर रहे थे कि पिछले 3 साल में जब हमने रशिया से तेल खरीदा, सऊदी से नहीं खरीदा, हमने $26 बिलियन बचाए हैं और उन्होंने क्यूमुलेटिवली इन्फ्लेशन को 1.47% कम रखा है। और जो ये स्टालिन भी कह रहे थे कि इलीट्स को जा रही है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइन कर रही है वो तेल और 80,000 बैरल में से 40,000 बैरल तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इलीट्स को नहीं जा रहा था, गरीबों को जा रहा था, इन्फ्लेशन कम हो रही थी। और ये कह रहे थे वो मत करो, आप कह रहे हैं कि वही करो। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भैया आप एक बार डिसाइड कर लो, आप देश के साथ में हो। मैं इसमें आपको बिल्कुल माइंड नहीं करता कि आप मोदी के अगेंस्ट हो, गाली देनी है दो, लेकिन देश के प्रति आपने कुछ कहा तो ये जनता आपको देख रही है। और फाइनली मैं नाविका इसमें एक बात कहना चाहूंगा, स्पीकर जी के पास जो इंफॉर्मेशन थी नहीं थी वो जानते हैं, लेकिन अगर मैं मार्शल होता पार्लियामेंट का तो मैं आज रिजाइन कर देता, क्योंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दंगा फसाद मैं नहीं होने दूंगा। तो इसलिए ये मेरी एक तरह से इंसल्ट हुई कि स्पीकर ने सोचा कि मेरे होते हुए वहां पे ये घटना घट सकती है। तो मैं अपनी पर्सनल चॉइस आपको बता रहा हूं।
सवाल सोमनाथ भारती जी के पास ले जाऊं, उससे पहले पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि विषय क्या है और क्या लाइनें होनी चाहिए। क्या ये कांग्रेस की हार का मुख्य कारण हो सकता है? सुरेंद्र कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी किताब दिखाते रह गए, आज जवाब में प्रधानमंत्री ने पूरी पिक्चर दिखा दी, अब विपक्ष का अगला प्लान क्या होगा? कमल किशोर वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को अगर प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए तो फिर वॉकआउट करके भाग क्यों जाते हैं? अब बताइए कि डरा कौन? सोमनाथ भारती जी, ये पब्लिक का जो सवाल है ना, बिल्कुल पॉइंट पर है। डरा कौन, वॉकआउट किसने किया और जवाब सुनने से भाग कौन रहा है? नाविका जी, आपने एक चीज भूल गए बीच में कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेताओं पे पर्सनल हमला किया, वो दिखा कि बौखला गए हैं। उनका कारण क्या था? क्योंकि एक लौता नेता जिसने पार्लियामेंट में ये बात रखी कि वो प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, और अगर मोदी जी के ऊपर कोई भी लांछन लगे फॉरेन के द्वारा, उस पर हमें खुल करके बताना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। तो माननीय संजय सिंह जी ने कहा कि भाई एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ घिनौना कृत्य जुड़ गया है, जेफरी एप्स्टीन, चाइल्ड मोलेस्टेशन का, चाइल्ड रेप का, चाइल्ड मर्डर का, उस व्यक्ति के फाइलों में मोदी जी का नाम अगर आ रहा है तो देश को खुल के आना चाहिए, सरकार खुल के आना चाहिए, बताए कि भाई ये बात गलत है, ये बात झूठ है। तो इस बात से बौखला क्यों गए हैं मोदी जी, और पर्सनल हमला किया उन्होंने। आज जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखी, ये बहुत देश ने देखा और उनके बौखलाहट से देश समझा भी कि शायद यही वजह है जिसके कारण यूएस के आगे मोदी जी नतमस्तक हो गए हैं। नहीं तो 0 से 3% से 18% पे जो उन्होंने टैरिफ करा दिया भारत प्रोडक्ट्स पे, और जो भारत का टैरिफ था 15 से 70%, उसको 0 करवा दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। जो कृषि का क्षेत्र, जो हमारा फिशरीज का क्षेत्र, जो पशुपालकों का क्षेत्र जो खोल दिया अमेरिकन के लिए हिंदुस्तान में, हमारे फार्मर्स को एक्सपोज कर दिया ऐसे कंपटीशन को जहां कंपटीशन हो नहीं सकता। तो इसलिए हम सबको ये उम्मीद थी कि शायद यूएस ट्रेड डील पे माननीय मोदी जी बोलेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, एप्स्टीन पे माननीय मोदी जी बोलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बोले नहीं, मोदी जी चुप हैं। इसलिए पूरा देश इस बात के ऊपर अब ज्यादा विश्वास करने लगेगा कि जो एप्स्टीन में लिख करके आया है, एप्स्टीन के फाइलों में जो लिख करके आया है, शायद वो सच है। सोमनाथ भारती जी, मुझे बता दीजिए कि अमेरिकी टमाटर भारत में किस रेट पर मिलेंगे और भारत के टमाटर अमेरिका में किस रेट पर मिलेंगे, बता दीजिए। भाई ये तो आप बताएंगे, या चूंकि आपकी करीबी हैं भारतीयों से। अब आपके पास तो सारा डिटेल है कि हम मर गए, हम तबाह हो गए, हम खत्म हो गए, आपके पास तो सारा डिटेल है। और पीयूष गोयल जी को तो आप सुन नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कॉमर्स मिनिस्टर ने सब कुछ बताया है, लेकिन उन्होंने जो बताया उस पर आपका विश्वास नहीं है। तो आप बता दीजिए मुझे कि टमाटर के भाव क्या होंगे जब यूएस से आएंगे। आपको तो सब पता है ना, सर्व ज्ञानी है आप बता दीजिए क्या रेट होगा, तभी तो बात आगे बढ़ाऊंगी और शिवम त्यागी जी से पूछूंगी। 5 सेकंड देखिए, सुनिए, जो कभी देश के सामने सिर्फ 2 ही चीज है, एक ट्वीट ट्रंप का है और एक पोस्ट माननीय मोदी जी का है। इस दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या दिखता है? सब्जेक्ट के जो मंत्री हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके बयान है, और ये भी बयान है कि अगले हफ्ते में जॉइंट ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आएगा। ये आपने कुछ नहीं सुना, आप वहां भी भाग जाते हैं क्लास से जब ये सब हो रहा होता है। पार्लियामेंट से तो भाग ही गए थे। शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए, आनंद जी आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा था कि इस देश के किसानों और जो डेयरी से संबंधित लोग हैं उनके हितों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जॉइंट स्टेटमेंट का इंतजार कर लो सोमनाथ भारती जी। फर्जी खबरें माना, नाविका जी ने आज दिल बड़ा करके ये सोचा है कि आपको जितना समय चाहिए उतना मिलेगा, बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन सच तो बोलो कम से कम। बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है आपसे।
मेरा निवेदन है, मैं आपसे बीच में नहीं बोला, ऐसे नहीं करते, लड़ना। आप तो मंत्री रहे हैं, इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। अब दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपके सांसद पर पर्सनल टिप्पणी की प्रधानमंत्री जी ने, मुझे भी ये मत कहने लगना। लेकिन संगम टॉकीज के बाहर खड़े होने वाले जो माननीय हैं, जो एक जमाने में खड़े हुआ करते थे, जब 64 सांसद सस्पेंड हुए थे, उस दौरान वहां पर शीशा तोड़ने वाले महिला मार्शल के ऊपर शीशा गिर गया था, 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, वही थे वो संगम टॉकीज वाले। तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को कैसे खतरा नहीं था, अब आप मुझे ये बता दीजिए। तीसरा एक और चीज, आप मुझे एक चीज बताइए, वो नाविका जी ने वो लाइन तो कवर कर दी पूरी के हंगामा क्यों है बर्पा, लेकिन वो जो आगे वाली लाइन है वो नहीं बोलनी है, नेशनल टेलीविजन पे आगे वाली लाइन नहीं, मैंने बोला ही नहीं आगे वाली लाइन, लेकिन वो आगे वाली लाइन ही चरितार्थ कर रहे हैं ये सारे लोग। अब बताइए क्या करें, इनकी वो हंगामा जो है बर्पा उससे आगे वाली लाइन पर ही चल रही है। इनकी हरकतें देखिए, चीजें देखिए, सवाल कर, आज तक पिछले अप्रोक्सीमेटली 7 साल में, 8 साल में एक भी जगह विपक्ष को आप नहीं पाएंगे जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस किया है, बोला है, सवालों के जवाब दिए। आप क्यों जाते हो? और एक और चीज, हर चीज पर पॉइंट बाय पॉइंट क्लैरिटी। अब होते तो पता चलता ना आपको, अब आप थे ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? सुन रहे थे लेकिन बाहर टेलीविजन पर। आनंद रंगनाथन भाई, जनता इनको चुनकर एमपी बनाकर पार्लियामेंट के अंदर भेजती है कि सवाल जवाब वहां करें, ये बाहर आकर प्रधानमंत्री को सुनते हैं, ये धोखा नहीं है जनता के साथ क्या? नहीं, देखिए, मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि इस देश में देश को ऑपोजिशन चाहिए, लेकिन इस टाइप का ऑपोजिशन नहीं चाहिए कि हम देश ऑपोजिशन बन जाए। अब मैं ये सोमनाथ भारती की बात मैं समझ सकता हूं कि इनको टमाटर के दाम मालूम नहीं है, हो सकता है धुरंधर के टिकट ब्लैक में कितने मिल रहे हो, 10 का दो ये शायद पता हो, लेकिन मैं इन्होंने जो एप्स्टीन पे बात कही ना, उस पर 30 सेकंड बोलना चाहता हूं। मैं इनकी बात से सहमत हूं सोमनाथ जी से कि गवर्नमेंट को एप्स्टीन पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि मोदी का नाम, राहुल गांधी का नाम और सोनिया गांधी का नाम क्यों आया है, क्या तात्पर्य है, स्पेशली सोनिया गांधी का नाम और राहुल गांधी का नाम क्यों आया है, ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए। और ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि एप्स्टीन ने कहा कि मेरी एडवाइस दी गई, ये माई लगा दिया, ये सरासर गलत है, डेफेमेटरी है। और अब तक अगर इस गवर्नमेंट में जितनी भी सेंस होती, ये जयराम रमेश और खेरा जी जो है उनको सू कर दिया होता, क्योंकि एप्स्टाइन ने ये कहा भी नहीं है कि मेरी एडवाइस मोदी जी ने मानी है, नहीं कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। तहसीन पूना वाला जवाब दें, तहसीन पूना वाला जवाब दें। एक्सोटिक ट्रिप्स पढ़ा है नाविका जी, मैं इस फाइल के मुद्दों पे नहीं, मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। ये तस्वीर देश की जनता देखे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे और भाजपा के सांसद उनके बेंच के पास खड़े थे, और मैं आनंद से एक चीज पे बिल्कुल और चिल्ला रहे थे और हंगामा कर रहे थे। मैं आनंद से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जिस पार्लियामेंट के अंदर मार्शल्स है, जिस पार्लियामेंट के अंदर 200 से अधिक एमपीज है, अगर 70 से अधिक साल के बाद हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री बोल नहीं सके, तो ये पार्लियामेंट, स्पीकर और प्रधानमंत्री की असफलता है। अगर कोई कांग्रेस का एमपी, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मेरे प्रधानमंत्री को मारने की हिम्मत करता है, उसका नाम रिलीज कीजिए और उस पर क्रिमिनल एक्शन लीजिए। पार्लियामेंट में बोलने की इम्यूनिटी है, मारने की नहीं। दूसरी बात नाविका जी, तहसीन पूनावाला जी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरे बोटी बोटी होंगे, मोदी मरता क्यों नहीं, ये कितनी बार कहा गया है, कितनी बार कहा क्या है? इज दिस नॉट एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट? मैं पूछना चाहती हूं, मौत का सौदागर से लेकर पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन नीलाद्री भट्टाचार्य जी, विवेक शुक्ला इंदौर एमपी से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री पर सुनियोजित अटैक का प्लान वाले किस मुंह से लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करते हैं, ये पब्लिक पूछ रही है। पुष्पक जोशी इंदौर से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी हमेशा देश के लिए नकारात्मक मुद्दों को क्यों बेवजह उठाते हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा? ये सवाल आप तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपके साथ बंगाल में चुनाव भी तो नहीं लड़ रहे राहुल गांधी, आपके भी साथ नहीं है। देखिए, बंगाल में राहुल गांधी के साथ हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, ये सच्ची है, क्योंकि ममता बनर्जी ने डिसाइड किया कि 294 सीट पे हम लोग अकेले आराम से ही अपने से ही लड़ेंगे। दूसरी चीज, ये जो प्रधानमंत्री की बात को लेके इतनी छेड़खानी हो रहा है, ये तो प्रधानमंत्री इज बेसिकली भाग गए, उनके पास कोई जवाब था नहीं। पहले 2 दिन वो छुपे रहे, वो और अमित शाह, क्योंकि ममता दीदी दिल्ली में थे और दिल्ली पुलिस ने बहुत कोशिश की कि उनको रोक लिया जाए। और तीसरे दिन जब ये सब क्वेश्चंस आए, जनरल नवराने की किताब एप्स्टीन फाइल्स, मेरा ये प्रश्न है
कि गिरिराज प्रसाद अगर कोट कर सकता है अनवेरिफाइड सोर्सेस से, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कोट कर सकता है? एक रूल की दो तरीके की व्याख्या कैसे हो सकता है? एक चीज की एक ही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। गिरिराज प्रसाद कोट कर सकता है बट राहुल गांधी कैन नॉट कोट इट। और ये कौन सी थी? सरकार जवाब दे कि जनरल नवराने को उस समय पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस थे या नहीं थे। मैगजीन में बहुत अगर मान भी ले थे तो जो उचित था वो करो, ये बोल तो दिया प्रधानमंत्री ने। और क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सारे इन्फेंट्री को कौन से पोजीशन में है, कौन से हथियार उठाने हैं, ये बताने जाएंगे? या वो जनरल जी का काम है? और जनरल साहब ने अपनी किताब में ये कहीं नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं अकेला था, पर अकेला जनरल ही तो सारी फौज को संभालता है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने कहीं क्रिटिसाइज किया प्रधानमंत्री को। शिवम त्यागी जी, इसलिए मैं आपसे भी पूछती हूं कि आपने राहुल गांधी को अपना वक्तव्य देने क्यों नहीं दिया? देने देते तो आपका जवाब भी होता और करारा जवाब होता, कम से कम ये मुद्दा हमेशा के लिए बंद तो हो जाता। थैंक यू नाविका जी। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि रूल 353 ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ना नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। पार्लियामेंट के अंदर जो किताब पब्लिश नहीं हुई है उसको कोट नहीं किया जा सकता। नंबर 1, नाविका कुमार के शो पर सवाल पब्लिक का पर शिवम त्यागी आया है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने। मेरे को यही कहकर भेजा है मेरी पार्टी ने कि जो ठीक लगे, जो उचित लगे, अगर डॉक्टर रंगनाथन कुछ बोले तो उनको कैसे जवाब देना है आप तय कर लो। तहसीन पूना वाला कैसे पूछेंगे वो आप तय कर लो। नाविका जी आप तय करना। अब मैं फोन कर करके बार बार उनसे नहीं पूछ सकता, ना ही पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी विजडम और फाइन सेंस ऑफ जजमेंट पे मैं वो डिसीजन लूंगा। यही बोला गया है। अब आगे एक और चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात इस तरह की है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर कोट किया, मैं तो मानता हूं कि कोट करना चाहिए, लेकिन एक बात को लेकर जनरल नरवणे जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि एक भी इंच जमीन नहीं गई है। इस बात को समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, सोमनाथ भारती जी जब बात कह दी तो कह दी ना, कितनी बार एक बात कहने पड़ेगी? और मेरा सवाल सिर्फ ये, मेरा रंज सिर्फ ये है एज सिटीजन ऑफ इंडिया कि भाई सवाल पूछते हो, बैठ के सुन तो लो जवाब, ताकि काउंटर क्वेश्चन कर सको। मैदान खाली छोड़कर क्यों भाग जाते हो? नाविका जी, मैं ये सुन के बड़ा हैरान हूं कि 353 रोकता है। 353 ये कहता है कि जी कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट या इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट किसी के बारे में आप बगैर एडवांस नोटिस के नहीं बोल सकते। तो ये डिफेमेटरी कैसे हुआ? एक जनरल जिन्होंने आर्मी को लीड किया है, देश की रक्षा किए 3 साल, क्या उनका स्टेटमेंट डिफेमेटरी है? क्या उनका स्टेटमेंट इंक्रिमिनेटरी है? तो मुश्किल क्या? आनंद रंगनाथन सोमनाथ भारती जी के सवाल का जवाब दें। वो समझते हैं कि देखिए, सोमनाथ भारती जी एक बहुत विद्वान लॉयर हैं, मैं इनके एक फ्रैक्शन का भी नहीं हूं, लेकिन इतना मैं भी जानता हूं सोमनाथ जी कि आप भी जानते हैं कि अगर कोई बुक डिफेंस मिनिस्ट्री वेट कर रही है ताकि उसमें पूरा छानबीन करके देखे कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना हो जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे, और किसी ने वो पब्लिसाइज कर दिया, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट। सोमनाथ जी प्लीज देखिए, बहुत गलत बात है। सोमनाथ जी, नाविका प्लीज। जी बिल्कुल, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। और सिक्योरिटी के मामलों में ये एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन होता है। लेकिन इतना अगर नहीं पता और इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, तो मैं कई बार सोचती हूं कि इससे ज्यादा तो पब्लिक को पता है। हमने इसीलिए पब्लिक से सवाल पूछा और एक सर्वे किया, गद्दार से लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी तक। मोदी ने दिया जवाब। क्या इसलिए विरोधियों ने सदन से वॉकआउट किया? 18,000 लोगों ने इस पर जवाब दिया। 87%, 87% लोग कहते हैं हाँ इसीलिए भाग गए। नहीं कहने वाले 9%, कह नहीं सकते 4%। 87% लोग कहते हैं कि भैया जवाब नहीं सुनेंगे, बस हंगामा करेंगे, क्योंकि यही है मेरे भाई विपक्ष का उद्देश्य। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.